अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नूर और मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल नूर द स्टोरी टेलर में। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आज की कहानी कुछ इसी कहावत की अक्कासी करती है। लेकिन आज की कहानी की जानिब बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर आप लोगों के लिए कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी है क्रिस की। क्रिस 9 फरवरी 1952 में मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन में पैदा हुआ। क्रिस ने एक बहुत ही गरीब खानदान में अपनी आंख खोली। उसका बचपन महरूमियों से भरा हुआ था। घर में पैसे की कमी, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, घरेलू नाचाकी, माँ बाप की आपस में लड़ाई, पूरा बचपन यही कुछ देखते हुए गुजरा। क्रिस की माँ ने उसके बाप से तलाक लेने के बाद दूसरी शादी कर ली और क्रिस को लेकर अपने दूसरे शौहर के साथ रहने लगी। लेकिन सौतेला बाप भी क्रिस के लिए किसी किस्म की रहमत का सबब ना बन सका। क्रिस का पूरा बचपन अपने बाप से मार खाते हुए गुजरा। जैसे तैसे करके बचपन गुजरा और क्रिस ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा। 1980 में अपनी आंखों में बेइंतहा सपने सजाए क्रिस सैन फ्रांसिस्को आ गया। यहाँ पर उसकी जॉब एक मेडिकल इक्विपमेंट की सेल्समैन की थी और क्रिस क्योंकि हालात से घबराता नहीं था, पीछे नहीं हटता था, वो मेहनत से अपना काम करता रहा। लेकिन किस्मत उस पर मेहरबान नहीं हो रही थी। कभी इक्विपमेंट सेल हो जाता, लेकिन ज्यादातर उसको नाकामी का ही सामना करना पड़ता। इसी दौरान उसको लिंडा मिली। दोनों में प्यार हुआ और आंखों में एक खूबसूरत मुस्तकबिल के सपने सजाए उन दोनों ने शादी कर ली। कुछ अरसे के बाद एक बहुत ही प्यारा सा बेटा क्रिस्टोफर उनके घर में पैदा हुआ। लेकिन क्रिस के हालात में कोई बदलाव ना आया, बल्कि हालात बद से बदतर होते चले गए। चीजें उसके हाथों से निकलती चली गईं। क्रिस की ना के पास ना कोई जॉब थी और अब तो उसका मेडिकल इक्विपमेंट भी सेल नहीं हो रहा था। वो रोज घर से बाहर निकलता, मेहनत करता, जगह जगह धक्के खाता, बसों के धक्के खाता, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाता, फिजिशियंस के पास जाता और उनको जाके बताता कि उसका ये मेडिकल इक्विपमेंट उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन मोस्टली उसको इनकार कर दिया जाता, टाल दिया जाता, वक्त देकर उससे मिला ना जाता। लेकिन क्रिस हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। क्रिस रोज एक नई उमंग के साथ, एक नए जज्बे के साथ अपने घर से बाहर निकलता, अपना मेडिकल इक्विपमेंट हाथ में उठाए और डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाता, फिजिशियंस के पास जाता, उनके साथ अपना सर खपाता। लेकिन एंड में उसको नाकामी ही देखनी पड़ती। घर के अखराजात बढ़ते चले जा रहे थे। क्रिस्टोफर की डे केयर की फी नहीं दी जा पा रही थी, घर का किराया नहीं दिया जा रहा था काफी महीनों से और मालिक मकान की जानिब से रोज ही एक नोटिस मिलने को मिलता था जिसमें ये कहा जाता था कि घर को छोड़ दो। लिंडा ने डबल शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। बेइंतहा मेहनत के बावजूद भी हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते चले गए। अखराजात थे कि पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब क्रिस की जिंदगी में भी वही दौर आ गया जो उसके और उसके माँ बाप की जिंदगी में था। जिस तरह उसने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा अपने पूरे बचपन में, अब उसी तरह उसका बेटा क्रिस्टोफर ये सब देख रहा था कि कैसे पैसे की कमी की वजह से उसके दोनों माँ बाप आपस में लड़ते। लिंडा क्रिस से रोज एक डिमांड करती कि जाओ कमा कर आओ, मैं अकेली अखराजात नहीं उठा सकती। और क्रिस के पास कोई जवाब ना होता। क्रिस रोज घर से बाहर जाता, मेहनत करता, सब कुछ करता, लेकिन हालात थे कि बदलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे में एक मर्तबा क्रिस एक रोड से गुजर रहा था कि उसको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आई और उस बिल्डिंग का नाम था डीन विटर। और क्रिस ने अंदर से एक ब्रोकर को निकलते हुए देखा और क्रिस उसकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस हुआ और अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि काश उसको भी ये काम आता, काश वो भी ये काम करता, काश ये काम करने से उसके पास भी ये इनकम होती। लेकिन बहरहाल वो एक सेल्समैन था और इससे ज़्यादा उसके पास कुछ भी नहीं। एक मर्तबा क्रिस को एक जगह पर मालूम हुआ कि डीन विटर में कुछ इंटर्नशिप्स ऑफर हो रही हैं और इंटरव्यू होगा, उसके बाद अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू होगा
और उसके बाद 20 लोग ऐसे होंगे जिनको इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी और उसके बाद जॉब मिलेगी किसी एक को। क्रिस ने ऐसे ही अपनी किस्मत आजमाई के लिए फॉर्म फिल किया और भर दिया। उसके बाद वो भूल गया, उसको याद ही नहीं रहा, क्योंकि उसको अपनी किस्मत पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसकी किस्मत उस पर मेहरबान भी हो सकती है। आए रोज मालिक मकान की नोटिसेस, बहुत सारी परेशानियां, बिल्स थे कि बढ़ते जा रहे थे और पे नहीं हो पा रहे थे। इसी तरह एक दिन ऐसा ही नाकामी से भरा हुआ दिन गुजारने के बाद शाम को जब वो घर जाने लगा तो अचानक से बहुत तेज बारिश हो गई और वो एक जगह पे फंस गया। अब क्रिस्टोफर को उसके डे केयर से लेने का टाइम हो चुका था और क्रिस एक जगह पे बिल्कुल स्टक हो चुका था और वो जा नहीं सकता था। बहरहाल उसने एक पब्लिक फ़ोन बोर्ड से लिंडा को कॉल की, उसके ऑफिस में कॉल की और उसको कहा कि क्या आज वो क्रिस्टोफर को उसके डे केयर से ले सकती है, क्योंकि मैं इस वक्त एक जगह स्टक हो चुका हूँ और बारिश बहुत ज़्यादा है और मुझे खौफ है कि शायद मैं टाइम पर ना पहुँच सकूँ। लेकिन दूसरी जानिब जो आवाज़ उसने सुनी, जो बात उसने सुनी, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकालने के लिए बहुत थी। लिंडा ने उसको कहा कि क्रिस, दिस इज़ इनफ नाउ, मैं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं, मैं अपने बेटे क्रिस्टोफर को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ। मैं अब और नहीं सह सकती, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्रिस ने फ़ोन पर लिंडा की बहुत मिन्नतें की, बहुत उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी जानिब से कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। क्रिस बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल। बहरहाल जैसे ही बारिश थमी वो अपने घर दौड़ कर गया, इस आस पे कि शायद लिंडा उससे मजाक कर रही हो, शायद वो घर में कहीं मौजूद हो। और जैसे ही क्रिस घर जाए वो उसको कहे कि नहीं क्रिस्टोफर, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मैं यहीं मौजूद हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे इंतजार में, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हालात जैसे भी आए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, घर बिल्कुल खाली था। क्रिस एक एक कमरे में लिंडा को और क्रिस्टोफर को आवाजें देता हुआ दौड़ता रहा, लेकिन हर जगह सिर्फ और सिर्फ खामोशी, खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं था। इतनी ही देर में उसके घर में टेलीफोन की बेल बजती है और क्रिस दौड़ के टेलीफोन की तरफ जाता है कि शायद लिंडा की कॉल होगी। और जैसे ही वो कॉल उठाता है तो दूसरी जानिब दीन वितर से कॉल होती है और उसको बताया जाता है कि उसने कुछ दिन पहले एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, तो 2 दिन के बाद उसका इंटरव्यू है सुबह 10:30 बजे और उसको पहुंचना होगा। उसको एक नंबर लिखवाया जाता है जो कि उसका इंटरव्यू नंबर होता है। क्रिस उसको लिखता है और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन उसके माइंड में कोई उम्मीद नहीं होती। उसका दिमाग इतना परेशान होता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे और क्या ना करे। बहरहाल अगला दिन आता है, क्रिस जॉब पर जाता है और उसके बाद क्योंकि लिंडा क्रिस्टोफर को ले जा चुकी होती है लेकिन उसने उसको डे केयर में छोड़ा होता है, तो शाम के टाइम लिंडा के पहुंचने से पहले क्रिस डे केयर जाता है और वहाँ जाके अपने बेटे को वहाँ से पिक कर लेता है और उसके बाद उसको घर ले आता है। वो घर में बैठा होता है और वो बहुत सारी सोचों में इस वक्त, बिल्कुल उसका दिमाग कर्क होता है कि अचानक सामने डोरबेल होती है और जब दरवाजे पे जाता है तो आगे मालिक मकान होता है और वो बहुत सख्त अल्फाज में क्रिस से कहता है कि फौरन से पहले मेरा घर खाली करो, क्योंकि तुमने कई महीनों से मुझे किराया अदा नहीं किया। और क्रिस बहुत परेशान हो जाता है और वो उसको कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज उतार दूंगा। मैं तुम्हें टाल नहीं रहा, मैं तुम्हारा सारा कर्ज उतार दूंगा। लेकिन मालिक मकान सुन के नहीं दे रहा। वो उसको बार बार ये कहता है कि मेरा घर खाली करो, कल सुबह पेंट वाले आ रहे हैं, उन्होंने पूरे घर को पेंट करना है। बहरहाल क्रिस उसको ये ऑफर करता है कि मैं खुद तुम्हारा पूरा घर पेंट कर दूंगा, तुम प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। और मालिक मकान क्रिस को 1 हफ्ते की मोहलत देता है और कहता है ठीक है, ओनली 1 वीक, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, इस 1 हफ्ते में तुम्हें इस घर को पेंट करना हो। बहरहाल क्रिस को 1 हफ्ते की मोहलत मिल जाती है और उसके लिए यही बहुत होती है, वो उसको गनीमत जानता है। उसके बाद अगली सुबह क्रिस अपने बेटे को डे केयर छोड़ने के बाद घर में पेंट कर रहा होता है और उसका हुलिया सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। उसने एक अपर पहना हुआ होता है और उसके बालों में, उसके चेहरे पे जगह जगह पेंट लगा हुआ होता है कि अचानक डोर बेल बजती है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो उसको कहते हैं कि उसने अपने कुछ चालान जमा नहीं करवाए जो बहुत अरसे से पेंडिंग है, तो उस सिलसिले में उसको उनके साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। बहरहाल क्रिस उनके साथ पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाके उसको ये मालूम होता है कि उसको फ़ौरन से पहले ये चालान जमा करवाने होंगे और क्रिस उनको एक चेक जो है वो लिख कर देता है और कहता है कि इस वक्त क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है
तो कल ये चेक सुबह 9 बजे तक कैश हो जाएंगे। अब प्लीज़ मैंने आपको चेक दे दिया है, तो आप प्लीज़ मुझे जाने दें, क्योंकि मेरा छोटा सा बेटा डे केयर में है, उसको पिक करने वाला कोई नहीं है, तो मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो क्रिस को ये कह के रोक लेते हैं कि जब तक ये चेक कैश नहीं होता तुम पुलिस स्टेशन से कहीं नहीं जा सकते। वो उनकी बहुत मिन्नतें करता है, उनसे इल्तजा करता है कि प्लीज़, मेरा एक छोटा सा 5 साल का बेटा है जो कि डे केयर में अकेला है और मेरे अलावा कोई नहीं है जो उसको जाके पिक करे। लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो उसको बार बार कहते हैं कि तुम किसी को कॉल कर दो। अगर तुम किसी को कॉल नहीं कर सकते, कोई ऐसा नहीं है जो उसको पिक करे, तो ठीक है, हम जाके उसको ले आते हैं, वो तुम्हारे साथ हवालात में आज की रात गुजारेगा। लेकिन क्रिस को किसी सूरत भी ये गवारा नहीं होता कि वो अपने 5 साल के बेटे को इन हवालात में बिठाए और यहाँ पे उसको रात गुजरवाए। बहरहाल बहुत मजबूर होकर वो लिंडा को कॉल करता है और उसको सारी सूरत हाल से आगाह करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो आज क्रिस्टोफर को पिक कर ले और आज की रात उसको अपने पास रख ले। पूरी रात पुलिस स्टेशन में गुजारने के बाद अगली सुबह डीन विटर में इसका इंटरव्यू भी है 10:30 बजे, और पुलिस स्टेशन से उसको 9:30 बजे से पहले छोड़ा नहीं जा सकता। क्रिस इस वक्त इंतहाई परेशान होता है। एक तरफ एक अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही होती है और दूसरी जानिब वो कानून की कैद में होने की वजह से शायद उस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठा सकता। उसका दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। बहरहाल वो चुप करके वो रात हवालात में गुजारता है। अगली सुबह 9:30 बजे उसको, क्योंकि उसका चेक कैश हो जाता है, तो उसको हवालात से बाहर निकाल दिया जाता है और वो चला जाता है। लेकिन अब उसके पास टाइम नहीं होता कि वो घर जाए, घर जाके सूट पहने, तैयार हो, अपने चेहरे पे, बालों पे, जगह जगह जिस्म पे, कपड़ों पे जो उसके पेंट लगा है उसको साफ करे। तो वो डिसाइड करता है कि वो इसी हालत में, इसी हुलिये के साथ डीन विटर इंटरव्यू के लिए जाएगा और अपने इंटरव्यू को बिल्कुल मिस नहीं करेगा। ऐसा ही होता है। वो जब डीन विटर में इंटरव्यू देने के लिए एंटर हो रहा होता है, तो लोग उसकी तरफ देखते हैं और ये किस किस्म के हुलिये में, ये कौन आ गया है, इंटरव्यू के लिए आया है ये। लोगों का जो रिएक्शन होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। बहरहाल वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है कि अचानक उसको कॉल आती है कि क्रिस, आप अंदर आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। हमारा जो डायरेक्टर्स का बोर्ड है वो सब बैठा हुआ है, पैनल बैठा हुआ है और आपका इंतजार कर रहा है। जब क्रिस अंदर एंटर होता है तो उसका हुलिया देखकर एकदम जितने भी डायरेक्टर्स बैठे होते हैं वो थोड़े से हिल से जाते हैं कि इस हुलिये में इंटरव्यू देने के लिए आया है, ब्रोकर के लिए, ये यहाँ पे इस हुलिये में इंटरव्यू देने के लिए आता है। लेकिन सलाम है क्रिस के कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने बैठता है और उनको कहता है कि मैं कोई कहानी भी बना सकता हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल सच बोलूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इस हुलिये में इस वक्त आपके सामने क्यों हूँ। बहरहाल वो उनको सब कुछ सच बता देता है और एंड में उनसे कहता है कि इट्स योर चॉइस, आप मुझे इंटर्नशिप देना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। जो सच था वो मैंने आपके सामने ले आया हूँ मैं, और मैं आपको बता चुका हूँ। क्या होता है क्रिस के साथ? क्या उसको इंटर्नशिप मिल जाती है या फिर उसको एक मर्तबा नाकामी का सामना करना पड़ता है? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट